तो देखिए, अब आप लोगों के पास ज़्यादा दिन का समय नहीं है, एडमिट कार्ड आ गया है बीपीएससी एडीओ का। तो अब लोग तैयारी को आप लोग धार दीजिए। और आज की इस वीडियो में हम जो है ना इन्वायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण के बारे में हम पूरा बतलाने वाले हैं आपको। और ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में हम आपको बतला देंगे। देखिए, आप लोगों से एक छोटा-सा शिकायत है, आप लोग वीडियो को तो मेरा वॉच करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना पता नहीं क्यों आप लोग भूल जाते हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वॉच तो व्यूज़ वगैरह बहुत चैनल पे मेरा जा रहा है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, और कमेंट भी पॉजिटिव ही आ रहा है। हमको लगा कि हो सकता है कि कुछ हम गलत तरीका से वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग कमेंट नेगेटिव वगैरह कीजिए। नहीं, कमेंट भी आप लोग की तरफ से पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना पता नहीं क्यों कैसे भूल जा रहे हैं। खैर चलिए, वो आप लोगों के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो इकोलॉजी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और इकोसिस्टम शब्द पूछे तो एजी टैंसले ने दिया था। तो ये दोनों टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। हाल फिलहाल बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है, वहां पे दोनों क्वेश्चन दिखा है। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। और इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो एजी टैंसले ने दिया। तो ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा ऊर्जा के प्रवाह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इफेक्ट याद रखिएगा ना कि पारिस्थितिक जो तंत्र होता है ना, इकोसिस्टम, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, वहां पे क्वेश्चन दिख जाता है आपको कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हम किस दिशा में होता है, तो हमेशा एक दिशीय होता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। एक 10% नियम से भी क्वेश्चन पूछता है। 10% का नियम जो है ना किसने दिया था, सबसे पहले तो क्वेश्चन ई बनेगा। तो जो 10% का नियम है वो लिंडमैन ने दिया था, पहला क्वेश्चन। अभी 10% का नियम क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि ई सन है, सन से प्लांट, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे उदाहरण के तरीका से समझाएं कि ई सन है और सन से ये जो प्लांट है इस सन के हीट को कुछ ट्रैप करेगा। तो ये ट्रैप 1% मान लीजिए ऊर्जा जो है सन से प्लांट लिया। अब ये प्लांट को कौन खाएगा, तो कोई एनिमल्स खाएगा। तो वो एनिमल्स जो है वो प्लांट को कोई एनिमल्स खाएगा, तो ये प्लांट को जो एनिमल खाएगा ना उसमें 10% एनर्जी मिलेगा उसको। पूरा एनर्जी का केवल 10% ही एनर्जी इसको मिलेगा, दूसरे स्तर का हो गया। इसके बाद इसको कोई और खाएगा तो उसमें इसका 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो यही बोलता है 10% का नियम। तो 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था, और इसमें एक स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द किसने दिया था। तो बायोडाइवर्सिटी यानी जो जैव विविधता शब्द है वो डब्ल्यू जी रोजेन ने दिया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। देखिए कौन टर्म किसने दिया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द जो है वो डब्ल्यू जी रोजेन ने दिया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे, अभी वर्तमान में जो भारत में हॉट स्पॉट है वो मुख्य रूप से 4 हॉट स्पॉट है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि वर्तमान में कितने भारत में हॉट स्पॉट है, तो 4। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत म्यांमार का क्षेत्र और सूडालैंड, निकोबार द्वीप समूह। तो ये चारों याद रखिएगा। चारों भारत में वर्तमान में 4 हॉट स्पॉट है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत म्यांमार का क्षेत्र और सूडालैंड। ठीक, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। एक है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक जो है ना, ये रेड डाटा बुक क्या करता है कि संकटग्रस्त जो प्रजाति होती है उसकी सूची जारी करती है। और इसको जारी कौन करता है, तो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। रेड डाटा बुक या संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची है, जिसको जारी कौन करता है, तो IUCN करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN। ये है क्या, तो संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिए आगे ग्रीन हाउस गैस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो ऐसे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा क्वेश्चन दिख जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मीथेन हो गया, CH4, N2O हो गया, और H2O यानी कि वाटर वेपर है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं जल वाष्प। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, N2O हो गया, वाटर वेपर हो गया। जैसे इन सभी जो गैस है ना वो ग्रीन हाउस गैस में आता है। एसिड रेन, तो देखिए जब मेन वर्षा में जो है ना, मुख्य वर्षा में, रेन में, जब SO2 या NO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उस वर्षा को कहते हैं एसिड रेन। तो याद रखिएगा इसका मुख्य कारण होता है SO2 या NO2 का कारण बनता है। तो एसिड रेन का मुख्य कारण कौन बनता है, तो SO2 या NO2। तो दोनों याद रखिएगा।
एसिड रेन अम्ल वर्षा यानी मेन वर्षा में जब SO2 या NO2 मिल जाता है ना, तो उससे कौन सा वर्षा होता है, तो अम्ल वर्षा होता है। इसके अलावा कुछ प्रदूषण जनित रोग है जहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे मरकरी के कमी के कारण मिनी माता होता है, कैडमियम की कमी के कारण इटाई इटाई होता है, और यही नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसा रोग होता है। तो ये सब प्रदूषण से होने वाला रोग है, जैसे मरकरी से होने वाला मिनी माता, कैडमियम से होने वाला इटाई इटाई, और नाइट्रेट की अधिकता के कारण होने वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ बिहार विशेष से संबंधित है, जैसे बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में दिखा है, तो फेवरेट मान लीजिए, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल झील, ठीक। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है, तो कांवर झील। वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं, तो बिहार में तो 6, ये भी याद रखिएगा। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो पटना में पड़ता है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पड़ता है, पटना में। तीनों याद रखिएगा, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल झील, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे पड़ता है, तो पटना में। तीनों में से एक क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। इसके अलावा कुछ प्रमुख योजना है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में। और 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछे तो 1992 में आया था। मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1974 में आया था। तो तीनों याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, 1992। और मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1974 में। तो तीनों याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। ओजोन मंडल कहाँ पे पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। और इन सीटू और इक सीटू यानी सब स्थान और बाह्य स्थान से क्वेश्चन बनता है। तो सब स्थान इन सीटू के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय उद्यान आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि बताइए वन्य जीव अभ्यारण्य किसके अंतर्गत आता है, तो सब स्थान के अंतर्गत आता है। और जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तो ये सब क्या किसका एग्जाम्पल है, तो इन सीटू यानी कि सब स्थानिक का एग्जाम्पल है। और एक सीटू का हो जाएगा, जैसे चिड़ियाघर हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, सीड बैंक हो गया। तो चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, सीड बैंक, ये सब एक सीटू यानी बाह्य स्थान के अंतर्गत आता है। तो ये एग्जाम्पल आप रट लीजिए, ठीक ना, यहाँ का है कि यहाँ से वो क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज अगला वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बाहरी में कुछ हलचल हो रहा है, जिसके कारण वीडियो थोड़ा खराब हो रहा है।